अब हम लोग बात करते हैं द की। देखिए द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। और डेफिनेट का मतलब निश्चित, यानी ये एक निश्चित नाउन की बात करेगा, एक डेफिनेट नाउन की बात करेगा। ऐसा नाउन जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों की नज़र में डेफिनेट है, निश्चित है, ऐसे नाउन को दर्शाने के लिए हम लोग द का यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। इट इज ओल्ड पैलेस, ये ओल्ड पैलेस है, पुराना महल है। देखिए प्लेस होता है PLACE, प्लेस स्थान, ये पैलेस है, पैलेस महल। इट इज ओल्ड पैलेस, ये पुराना महल है। देखिए पैलेस जो है नाउन है, एक वचन का नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है। क्या इस्तेमाल करें, ए या एन? हमने बात की थी कोई भी एक वचन का नाउन जब पहली बार संदर्भ में जिक्र होता है, वाक्य में पहली बार जब उसका प्रयोग होता है तो ए और एन के साथ ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम लोग ए और एन का ही यूज करेंगे क्योंकि पैलेस महल पहली बार जिक्र हुआ है तो ए और एन के साथ ही हमें पेश करना पड़ेगा। ओल्ड पैलेस, ओल्ड पैलेस, ओल्ड। देखिए इनिशियल साउंड क्या है, जी हाँ ओल्ड, अ स्वर की ध्वनि आ रही है तो इनिशियल साउंड हमारी क्या है, वोवेल है, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। इट इज एन ओल्ड पैलेस, ये एक पुराना महल है। पहली बार जब किसी एक वचन के नाउन का जिक्र होता है तो ए और एन के साथ ही होगा। इट इज एन ओल्ड पैलेस, ये एक पुराना महल है। पीपल बिलीव, लोग ऐसा मानते हैं, दैट की पैलेस वॉज बिल्ट 5000 ईयर्स अगो, कि इस महल को 5000 साल पहले बनाया गया था। पैलेस, देखिए दोबारा उस पैलेस का जिक्र हुआ है, इस महल का दोबारा जिक्र हुआ है। पहली बार जिक्र होता है तो हम लोग ए और एन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर दोबारा उस नाउन का जिक्र होता है, ऐसा नाउन जो पहले मेंशन हो चुका है, एक बार जिसका जिक्र हो चुका है, लेकिन अगर उसका दोबारा जिक्र करते हैं या तीसरी बार चौथी बार आगे जितनी बार भी जिक्र करेंगे तो वो डेफिनेट बन जाता है। और उस डेफिनेट नाउन को दर्शाने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ द। इट इज एन ओल्ड पैलेस, ये एक पुराना महल है। पीपल बिलीव, लोग मानते हैं, दैट की द पैलेस वॉज बिल्ट 5000 ईयर्स एगो, उस महल को 5000 साल पहले बनाया गया था। कोई भी नाउन पहली बार जिक्र होगा तो ए और एन के साथ होगा क्योंकि पहली बार में वो इंडेफिनेट होता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार आगे जितनी बार भी उस नाउन का जिक्र होगा वो डेफिनेट बन जाता है। आगे जितनी बार भी उसका जिक्र होगा इट मीन्स ये वही है जिसका जिक्र पहले हो चुका है। इट इज एन ओल्ड पैलेस, ये एक पुराना महल है। पीपल बिलीव, लोग ऐसा मानते हैं कि महल को 5000 साल पहले बनाया गया था। लोग ऐसा मानते हैं कि महल को, कौन से महल को, जी हाँ वही महल जिसका जिक्र पहले हो चुका है। तो एक बार आपने उसको मेंशन कर दिया तो आगे जितनी बार वो मेंशन होगा तो वो डेफिनेट मान लिया जाता है क्योंकि वो वही है जिसका जिक्र पहले हो चुका। अब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नजर में वो फिक्स हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है, तो वहां हम लोग द का ही यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, आई सॉ डॉग यस्टरडे इन माई स्ट्रीट, मैंने गली में कल कुत्ता देखा। देखिए डॉग एक वचन का नाउन है, ठीक, और पहली बार जिक्र हुआ है, पहली बार जिक्र हुआ है इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ए का। आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में। डॉग वॉज बार्किंग एट मी, कुत्ता मुझ पर भौंक रहा था। कौन सा कुत्ता, जी हाँ दोबारा जिक्र हो गया, ये वही कुत्ता है जिसका हमने पहली बार जिक्र किया था, यानी ये वही डॉग है जिसका हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। तो अब वो दोबारा क्या हो गया, डेफिनेट हो चुका है। आगे जितनी बार जिक्र होगा वो फिक्स हो चुका है, तो वहां हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, द का ही यूज करेंगे। आई सॉ अ डॉग यस्टरडे इन माई स्ट्रीट, द डॉग वॉज बार्किंग एट मी, कुत्ता मेरे ऊपर भौंक रहा था। बार्किंग भौंकना, तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज द, हम द का प्रयोग करेंगे बिफोर ए नाउन, एक ऐसे नाउन से पहले विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, जो कि पहले से ही मेंशन हो चुका है। मेंशन मतलब वर्णन करना, जो पहले से ही मेंशन हो चुका है, जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। समवेयर, कहीं ना कहीं पर, इन द कंटेक्स्ट, संदर्भ में, यानी संदर्भ में पहले ही उस नाउन का जिक्र अगर हो चुका है तो दोबारा जितनी बार भी वो नाउन प्रयोग होगा वो नाउन हमेशा द के साथ आएगा, क्योंकि पहली बार प्रयोग करने के बाद दोबारा आपने उसको डेफिनेट बना दिया है। जैसे एक वाक्य और लिखता हूं आपके सामने, एक सेंटेंस है, आई सॉ अ स्टूडेंट यस्टरडे, कल मैंने एक स्टूडेंट को देखा। स्टूडेंट, जी हाँ नाउन है, पहली बार जिक्र हुआ है इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया। आई सॉ अ स्टूडेंट यस्टरडे एट नाइट, कल रात को मैंने एक स्टूडेंट को देखा। स्टूडेंट वॉज स्मोकिंग, वो स्टूडेंट जो था वो स्मोकिंग कर रहा था। दोबारा स्टूडेंट का जिक्र हुआ है, कौन सा स्टूडेंट, जी हाँ ये वही स्टूडेंट है जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं।
तो अब दोबारा तो ये क्या हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है, फिक्स हो चुका है। इसका मतलब ये वही स्टूडेंट है जिसका जिक्र पहले हो चुका है। तो यहाँ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, द का। तो इस तरीके से कोई भी नाउन जो कहीं ना कहीं उसका वर्णन हो चुका है वाक्य में, पहले उसका इस्तेमाल हो चुका है, आगे जितनी बार भी उसका प्रयोग करेंगे वो फिर हमेशा द के साथ ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। शी इज प्लेइंग द वायलिन। वायलिन आपका क्या है, जी हाँ, नाउन। इससे पहले क्या लगा हुआ है, जी हाँ, द आर्टिकल का यूज हुआ है। शी इज प्लेइंग द वायलिन, वो वायलिन बजा रही है। द पियानो, पियानो भी हमारा क्या है, जी हाँ, नाउन। उससे पहले भी हमने द का यूज किया है। या फिर द सितार, सितार भी हमारा क्या है, नाउन, और उससे पहले भी हमने द का यूज किया है। देखिए वायलिन, पियानो, सितार, ये तीनों ही अपने आप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी वाद्य यंत्र है, संगीत के यंत्र हैं। कहीं भी जब इस तरह से संगीत यंत्रों का इस्तेमाल होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जहां बात होती है, वहां हम लोग द का यूज करते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिससे संगीत निकलता है तो वहां हम लोग द का ही यूज करेंगे। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो संगीत निकालते हैं वो हमेशा द के साथ ही इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग द ड्रम। वो ड्रम बजा रहा है। देखिए ड्रम भी इस वक्त क्या है, जी हाँ, एक वाद्य यंत्र के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। या फिर द टेबल, वो टेबल बजा रहा है। देखिए टेबल को भी बजाने के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसको म्यूजिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, द का ही यूज किया है। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा कोई भी नाउन जिसमें संगीत निकलता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहां हमेशा हम लोग द का ही यूज करेंगे। नीचे लिखा हुआ है आपके लिए, द इज यूज्ड, द का प्रयोग करते हैं बिफोर कॉमन नाउन्स, उन कॉमन नाउन से पहले। डिनोटिंग, जो डिनोट करते हैं, डिनोट का मतलब प्रदर्शित करना, जो प्रदर्शित करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, यानी संगीत यंत्रों को जो पेश करते हैं, वहां हम लोग द का यूज करेंगे। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनसे संगीत निकलता है वहां हम लोग द का ही यूज करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई हैव अ फ्लूट एट माई होम। मेरे घर पे एक बांसुरी है। देखिए फ्लूट आपका क्या इस्तेमाल हो रहा है, नाउन के तौर पर। यहां हमने द का इस्तेमाल ना करके ए का यूज किया है। और अभी हमने ऊपर बात की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं, वो हमेशा क्या लेते हैं, द का यूज लेते हैं। लेकिन यहाँ ए का यूज हुआ है। सेंटेंस सही है क्या? जी हाँ, सेंटेंस सही है। देखिए ऐसा कोई भी यंत्र जिसमें से संगीत निकलता है वो हमेशा द का यूज ही लेता है। लेकिन अगर उस संगीत यंत्र का प्रयोग आप एक सामान्य वस्तु की तरह करते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह पेश नहीं किया जा रहा, तो उस अर्थ में तो एक सामान्य वस्तु है और वहां फिर उसके साथ सामान्य वस्तु की तरह ही व्यवहार होगा। सेंटेंस वापस पढ़ते हैं। आई हैव अ फ्लूट एट माई होम। मेरे घर पर भी एक बांसुरी है। देखिए इस वक्त फ्लूट जो है एक सामान्य वस्तु के तौर पर रखी हुई है। इस वक्त यहाँ संगीत निकलने की बात है क्या? जी नहीं, इस वक्त यहाँ संगीत यंत्र नहीं है, एक सामान्य वस्तु की तरह इस्तेमाल हुआ है कि मेरे घर पे भी बांसुरी है, यानी मेरे घर पे एक बांसुरी रखी हुई है। यहाँ बांसुरी एक सामान्य वस्तु की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी कि एकवचन का नाउन पहली बार जिक्र हुआ है, हम लोग ए और एन का ही प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हमारा सही है। इस वक्त इसमें संगीत निकलने की बात नहीं है। देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कब बनेगा? जब उसके अंदर से संगीत निकलेगा, संगीत निकलने की बात होगी, केवल तभी हम लोग द का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह पेश नहीं किया जा रहा, एक सामान्य वस्तु की तरह पेश करते हैं, तो उस अर्थ में हम लोग उसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल ना होकर के एक सामान्य ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। पंडित हरि प्रसाद प्लेड फ्लूट एट द कॉन्सर्ट। देखिए कंसर्ट होता है संगीत संगोष्ठी। पंडित हरि प्रसाद ने उस संगीत संगोष्ठी के अंदर बांसुरी बजाई या बांसुरी वादन किया। फ्लूट देखिए नाउन है और संगीत यंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संगीत यंत्र है। इस वक्त सामान्य वस्तु है या इसके अंदर से संगीत निकलने की बात हो रही है? जी हाँ, पंडित हरि प्रसाद ने संगोष्ठी के अंदर बांसुरी वादन किया, बांसुरी बजाई। अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बनेगा तो हमेशा क्या लेगा वो? जी हाँ, द का ही यूज लेगा। सेंटेंस सही है। अब हम लोग द का यूज करेंगे। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कब बनेगा? जब उसके अंदर से संगीत निकलेगा, उस अर्थ में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। एक संगीत यंत्र के तौर पर ही हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन संगीत यंत्र नहीं है, सामान्य वस्तु की तरह अगर इस्तेमाल हुआ है तो फिर हम लोग वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द को आगे समझने से पहले हम लोग फ्रेज की बात करते हैं।
वैसे तो फ्रेज की बात हम लोग कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस के अंदर हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। जब हम लोग बेसिक्स की क्लास ले रहे थे उस समय हमने बात की थी। फ्रेज क्या होती है? जी हाँ, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है, जिसके अंदर कर्ता और क्रिया मौजूद ना हो। ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कोई कर्ता और क्रिया मौजूद नहीं होते, वो हमारे लिए फ्रेज कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये कहूं ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्या है हमारे लिए? जी हाँ, शब्दों का समूह है, 3 शब्दों का एक समूह है। कोई कर्ता और क्रिया है क्या इसमें? जी नहीं, कोई कर्ता और क्रिया इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? जी हाँ, फ्रेज। ऑन द टेबल ये शब्दों का समूह मिलाकर हमारे लिए फ्रेज कहलाता है। उसी तरह अगर मैं ये कहूं इन द रूम, शब्दों का समूह है, तो ये भी हमारे लिए क्या है? जी हाँ, ये भी हमारे लिए फ्रेज ही है। और अगर मैं ऐसा लिखूं विद मी, ये भी शब्दों का समूह है, कोई कर्ता क्रिया इसके पास मौजूद नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जिसमें कोई कर्ता और क्रिया नहीं है, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज। ऑन द टेबल भी फ्रेज है, इन द रूम भी फ्रेज है, और विद मी भी हमारे लिए फ्रेज है। देखिए इन फ्रेजेस की शुरुआत कहां से हो रही है? ऑन द टेबल शुरुआत कहां से हो रही है? जी हाँ, ऑन से। इन द रूम शुरुआत कहां से हो रही है? जी हाँ, इन से। विद मी शुरुआत कहां से हो रही है इसकी? विद से। ऑन, इन और विद, ये तीनों ही क्या है? जी हाँ, ये तीनों ही प्रेपोजिशंस के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में इनको क्या नाम दे दिया जाता है? जी हाँ, इन्हें प्रेपोजिशंस कहा जाता है। हम लोग कह सकते हैं इन तीनों ही फ्रेजेस की शुरुआत कहां से हो रही है? प्रेपोजिशन से हो रही है। ऑन द टेबल, ऑन हमारी प्रेपोजिशन है। इन द रूम, इन हमारी प्रेपोजिशन है। और विद मी में विद हमारी प्रेपोजिशन है। तीनों ही फ्रेजेस की शुरुआत कहां से हो रही है? जी हाँ, प्रेपोजिशन से हो रही है। तो इस तरीके से अगर किसी फ्रेज की शुरुआत प्रेपोजिशन से होती है तो उसको नाम दे दिया जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज के नाम से जाना जाता है। सिर्फ शब्दों का समूह है तो वो हमारा क्या है? फ्रेज। अगर उस शब्दों के समूह की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है तो उसे नाम दे दिया जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इस वक्त ये तीनों ही हमारे लिए क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं पेपर एंड पेन, पेपर एंड पेन शब्दों का समूह है, क्या कहलाएगा? फ्रेज। लेकिन शुरुआत प्रेपोजिशन से हो रही है क्या? जी नहीं, इसकी शुरुआत प्रेपोजिशन से नहीं हो रही, तो इस वक्त ये सिर्फ क्या है? प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं विद पेपर एंड पेन, इस वक्त भी ये फ्रेज है, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है इसकी? जी हाँ, प्रेपोजिशन से। तो अब ये मिलाकर क्या कहलाएगा? जी हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो हम लोग कह सकते हैं अगर किसी फ्रेज की शुरुआत प्रेपोजिशन से होती है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, और अगर प्रेपोजिशन से शुरुआत नहीं है तो वो सिर्फ फ्रेज कहलाएगा। अब ये फ्रेज हो या प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, किस तरीके से हमारे द को प्रभावित करेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ फ्रेजेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है द बॉय विद लॉन्ग हेयर। देखिए नाउन क्या है? जी हाँ, बॉय हमारा क्या है? नाउन। इससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है? जी हाँ, द आर्टिकल का यूज हुआ है। इसके बाद में क्या है? विद लॉन्ग हेयर। विद लॉन्ग हेयर अपने आप में क्या है? शब्दों का समूह है। शुरुआत कहां से हो रही है इसकी? जी हाँ, इस विद से, इस प्रेपोजिशन से शुरुआत हो रही है। तो विद लॉन्ग हेयर पूरा का पूरा फ्रेज किस नाम से जाना जाएगा? जी हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है? प्रेपोजिशन से। विद लॉन्ग हेयर शब्दों का समूह है, फ्रेज बना। शुरुआत प्रेपोजिशन से हो गई, इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज बना। अब इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने इस नाउन को डेफिनेट कर दिया है। द बॉय विद लॉन्ग हेयर, देखिए बॉय लड़का, कौन सा लड़का? विद लॉन्ग हेयर, जो लंबे बालों में है, यानी कि वो लंबे बालों वाला लड़का। अब इस फ्रेज ने इस नाउन को क्या कर दिया है? डेफिनेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो कि लंबे बालों में है। अब ये नाउन हमारा डेफिनेट हो गया।
इसलिए हमने आर्टिकल क्या लगाया है, जी हाँ, द का यूज किया है। लेकिन अब इस द को डेफिनेट करने का काम किसने किया है, जी हाँ, इस फ्रेज ने किया है। इस फ्रेज की वजह से नाउन क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन को आकर के डेफिनेट बना देती है तो हम लोग उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, द का ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर ये फ्रेज नहीं होती, सिर्फ हमारे लिए बॉय लिखा हुआ होता, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते, जी हाँ, इस वक्त बॉय कॉमन नाउन है, कोई सा भी लड़का हो सकता है, डेफिनेट नहीं है। और जो डेफिनेट नहीं है वहां हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई सा भी लड़का हो सकता है, इनडेफिनेट है, तो यहां तो हम लोग एक का ही यूज करते। लेकिन यहां पर उस बॉय को फ्रेज लगा करके डेफिनेट बना रखा है। तो अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन को डेफिनेट बना देती है उसके पश्चात आकर के, तो वहां हम लोग द का ही यूज करते हैं। सेकेंड है द वुमेन इन ब्लैक। वुमेन क्या है हमारे लिए, नाउन। इससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, द का। आगे क्या मौजूद है, इन ब्लैक। कौन सी महिला, जी हाँ, इन ब्लैक, जो ब्लैक में है, यानी कि जो ब्लैक कपड़ों में है। तो इन ब्लैक शब्दों का समूह है, शुरुआत कहां से हो रही है, इन से। तो ये भी हमारे लिए क्या बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और वो महिला कौन सी, जी हाँ, जो ब्लैक में है। सिर्फ उस ब्लैक कपड़ों में जो महिला है उसी की बात हो रही है। तो इस फ्रेज ने आकर के इस नाउन को डेफिनेट बना दिया है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया, द का यूज हुआ है। नेक्स्ट है द मिल्क इन द बोतल। देखिए मिल्क हमारा क्या है, जी हाँ, नाउन। देखिए मिल्क काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, जी हाँ, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता। जिसको गिन नहीं सकते हम उसको संख्या में प्रयोग नहीं कर सकते। ए और एन अपने आप में संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ ही होता है। लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ द का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि आगे क्या मौजूद है, इन द बोतल। कौन सा मिल्क, इन द बोतल, जो कि बोतल में है। तो इन द बोतल भी हमारे लिए क्या है, जी हाँ, ये भी हमारे लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है, इन प्रेपोजिशन से। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। और कौन सा मिल्क, जो कि उस बोतल में है, सिर्फ बोतल में जो दूध है हम उस दूध की बात कर रहे हैं। तो ये नाउन हमारा क्या बन गया, डेफिनेट हो गया है। तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, द का यूज किया है। नेक्स्ट है द बॉयज, द गर्ल्स, द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल। बॉयज हमारा क्या है, नाउन। गर्ल्स हमारा क्या है, नाउन। टीचर्स हमारा क्या है, नाउन। चाहे वो बॉयज हो, गर्ल्स हो या टीचर्स हो, कौन से, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के। ऑफ दिस स्कूल हमारे लिए क्या है, जी हाँ, ये भी हमारे लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्योंकि शुरुआत कहां से हो गई, ऑफ से, जो कि अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। तो ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के। इस फ्रेज ने इन नाउन्स को डेफिनेट कर दिया है। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, लड़के कौन से, केवल इस स्कूल के, इसलिए द का यूज हुआ। द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, गर्ल्स कौन सी गर्ल, जी हाँ, ऑफ दिस स्कूल, केवल इस स्कूल की, इसलिए हमने द का यूज किया है। द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, टीचर जो है इस स्कूल के, कौन से टीचर, जो इस स्कूल के हैं। टीचर्स भी हैं, डेफिनेट हो चुके हैं, इसलिए हमने द का यूज किया है। तो हम लोग कह सकते हैं विद प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, द का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो उस नाउन को क्या कर देते हैं, डेफिनेट बना देते हैं। तो ऐसा नाउन जो अपने बाद में प्रेपोजिशनल फ्रेज लेता है, इट मींस प्रेपोजिशनल फ्रेज लेकर के वो डेफिनेट बन चुका है, तो वहां हम लोग द का ही यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द के साथ क्लास की। देखिए जिस तरीके से हमने फ्रेज में बात की थी, ऐसे कोई भी फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज जो किसी नाउन को आकर के डेफिनेट बनाती थी, वहां हम द का यूज करते थे। उसी तरीके से अगर किसी क्लास ने उस नाउन को डेफिनेट बना रखा है, तो वहां भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, द का ही यूज करेंगे। अगर किसी नाउन के पश्चात कोई क्लास आकर के उसे डेफिनेट बनाती है, तो वो द का ही यूज लेगी। देखिए क्लास क्या होती है, ये हमने बेसिक्स में बात की थी, यानी ऐसा शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए शब्दों का समूह तो फ्रेज भी था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज था, लेकिन फ्रेज के अंदर कर्ता और क्रिया मौजूद नहीं होते। लेकिन क्लास एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसके पास कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। ऐसा शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब भी हो, वो हमारा क्लास कहलाता है।
तो ऐसी क्लास जिसने नाउन को डेफिनेट बना दिया है, उस नाउन से पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द का ही यूज करेंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं वुमेन, नाउन है, इस वक्त इससे पहले क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, इस वक्त इससे पहले हम लोग ए का यूज कर सकते हैं, क्योंकि महिला जो है इस वक्त इंडेफिनेट है, निश्चित है, कोई सी भी महिला हो सकती है। एक कॉमन नाउन है जो इंडेफिनेट है, तो ऐसा कॉमन नाउन जो सिंगुलर है और अपने आप में इंडेफिनेट को प्रदर्शित करता है, वहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ए का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, इन ब्लैक साड़ी, तो वुमेन इन ब्लैक साड़ी, इन ब्लैक साड़ी हमारे लिए क्या है? जी हाँ, हमने अभी बात की थी इसकी, ये हमारे लिए फ्रेज है। इस फ्रेज ने उस महिला को डेफिनेट बना दिया है। कौन सी महिला? जो कि ब्लैक साड़ी में है। तो अब ये अपने से पहले क्या ले लेगा? जी हाँ, द। एक फ्रेज ने इसको डेफिनेट बना दिया है। यही काम हम लोग क्लास से भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं वुमेन, आगे मैं फ्रेज के स्थान पर क्लास जोड़ दूं, मैं ये कह दूं हु इज इन ब्लैक साड़ी, जो कि ब्लैक साड़ी में है। देखिए, इन ब्लैक साड़ी में कोई कर्ता और क्रिया नहीं था, इसलिए ये क्या है? फ्रेज। लेकिन यहाँ हु इज इन ब्लैक साड़ी, जो ब्लैक साड़ी में है, हु हमारा क्या है? जी हाँ, सब्जेक्ट, इज हमारे लिए क्या है? वर्ब। तब कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं, तो इस वक्त ये शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? जी हाँ, इस वक्त ये हमारे लिए क्लास कहलाएगा। और ये क्लास किसके लिए आ रहा है? इस वुमेन के लिए। वुमेन महिला, कौन सी महिला? हु इज इन ब्लैक साड़ी, जो कि ब्लैक साड़ी में है। तो इस पूरी क्लास ने इस वुमेन को डेफिनेट बना दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? द का ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी क्लास नाउन के पश्चात आकर के उसको डेफिनेट बना देती है, तो उस नाउन के साथ हम लोग द का ही यूज करते हैं। जिस तरीके से फ्रेज काम कर रही थी, उसी तरीके से क्लास भी काम कर सकती है। कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, द बुक दैट शी बॉट यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव। किताब जो उसने कल खरीदी थी बहुत एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव मतलब महंगी थी। देखिए, बुक हमारे लिए क्या है? जी हाँ, नाउन। उससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है? जी हाँ, द आर्टिकल का यूज हुआ है। ये द क्यों आया? क्योंकि बुक के बाद में क्या है? दैट शी बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदी थी। दैट शी बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदी थी, शब्दों का समूह है। इस शब्दों के समूह में शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और बॉट हमारा क्या है? वर्ब। कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं, तो ये सारा शब्दों का समूह दैट शी बॉट यस्टरडे हमारे लिए क्या बनेगा? जी हाँ, क्लास कहलाएगा। ये पूरी क्लास जो है किसके लिए आ रही है? इस बुक के लिए। बुक कौन सी बुक? दैट शी बॉट यस्टरडे, जो कि उसने कल खरीदी थी। तो इस क्लास ने इस बुक को डेफिनेट बना दिया है। केवल उसी बुक की बात हो रही है जो कि कल खरीदी गई थी, इसलिए हमने द का यूज किया है। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है, द एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट। एनिमल्स, जानवर, नाउन है। इससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, द का यूज हुआ है। लेकिन चेक कीजिएगा, जानवर कौन से? दैट लिव इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल में रहते हैं। आगे क्लास मौजूद है। दैट हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट। लिव हमारे लिए क्या है? वर्ब। दैट लिव इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल में रहते हैं। कर्ता और क्रिया मौजूद हैं, क्या बन गई हमारे लिए? जी हाँ, क्लास। एक क्लास ने आकर के एनिमल्स को डेफिनेट बना दिया है। कौन से जानवर? जो जंगल में रहते हैं, इसलिए यहां पर द का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, द न्यूज दैट पीएम हैज रिजाइंड इज नॉट ट्रू। खबर कि पीएम ने रिजाइन कर दिया है वो सच नहीं है। देखिए, न्यूज नाउन है। उससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, द का यूज हुआ है। कौन सी न्यूज? दैट द पीएम हैज रिजाइंड, कि पीएम ने रिजाइन कर दिया है। पूरी क्लास आपके सामने मौजूद है। उस क्लास ने इस न्यूज को क्या कर दिया है? डेफिनेट बना दिया है। कौन सी न्यूज? दैट द पीएम हैज रिजाइंड, कि पीएम ने रिजाइन कर दिया है। इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया? द का यूज किया है। नेक्स्ट है, द फैक्ट दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इज नॉन टू ऑल। फैक्ट, तथ्य, सच्चाई, नाउन है। इससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, द का यूज हुआ है। कौन सा फैक्ट? दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये तथ्य जो था इज नॉन टू ऑल, सभी को पता है। कोलंबस हमारा क्या है? सब्जेक्ट। डिस्कवर्ड क्या है? वर्ब। कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं शब्दों के समूह में, क्या कहलाएगा? क्लास। और इस क्लास ने उस फैक्ट को, उस नाउन को डेफिनेट बना दिया है। कौन सा फैक्ट? कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। डेफिनेट बन चुका है ये फैक्ट, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? द का यूज किया है। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई क्लास नाउन के पश्चात आकर के उस नाउन को डेफिनेट बना देती है,
तो उस नाउन से पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द का ही यूज करेंगे। यानी अगर किसी क्लास ने उस नाउन को डेफिनेट बना दिया है तो वो नाउन अपने से पहले क्या लेगा? द का ही इस्तेमाल लेता है। हम लोग द का ही यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी बात की कि ऐसा कोई भी नाउन जिसको फ्रेज या क्लास के द्वारा डेफिनेट बना दिया गया है, या तो फ्रेज के द्वारा या फिर क्लास के द्वारा। फ्रेज या क्लास आकर के जिसको डेफिनेट बना देती हैं वो नाउन अपने से पहले क्या लेता है? जी हाँ, द का यूज लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस नाउन के साथ ना तो कोई फ्रेज जुड़ी होती है ना ही क्लास जुड़ी होती है, उसके बावजूद भी वो अपने से पहले द का इस्तेमाल लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नाउन जो है बिना फ्रेज क्लास के भी डेफिनेट बन सकता है। उसे हम कहते हैं सिचुएशन के द्वारा डेफिनेट बनना। ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो नाउन सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नज़र में क्या हो जाता है? डेफिनेट बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग द का ही यूज करेंगे। किस तरीके से? कुछ सेंटेंस देखिएगा। कुछ सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट है ओपन द डोर प्लीज। प्लीज जरा दरवाजा खोलें। देखिए डोर हमारे लिए क्या है? नाउन। इससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, द का। देखिए इस वक्त डोर के पास ना तो कोई फ्रेज मौजूद है ना ही क्लास मौजूद है, उसके बावजूद भी हमने द का यूज किया है। देखिए द जो है वो सिर्फ डेफिनेट को शो करेगा। द का काम है डेफिनेट को शो करना, उस डेफिनेट नाउन की बात करना। वो नाउन अगर डेफिनेट बन गया यानी सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नज़र में वो नाउन डेफिनेट हो चुका है, तो उस नाउन के साथ हम लोग द का ही यूज करते हैं। और फ्रेज और क्लास जो थी उस नाउन को डेफिनेट बनाने का ही काम करते थे। लेकिन कई बार सिचुएशन अपने आप ही उस नाउन को डेफिनेट बना देती है, हमें किसी फ्रेज या क्लास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप किसी के घर गए, आपने दरवाजा खटखटाया, आप बाहर से बोलते हो प्लीज ओपन द डोर प्लीज, तो आपने दरवाजे का जो इस्तेमाल किया है वो दरवाजा डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। आपने किसी को बोला ओपन द डोर प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, तो सुनने वाला भी समझ गया उसे कौन सा दरवाजा खोलना है। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नज़र में अब वो दरवाजा क्या है? डेफिनेट बन चुका है। सिचुएशन से वो डेफिनेट बन चुका है, वहां हमें फ्रेज या क्लास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जहां सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की नज़र में वो नाउन अपने आप ही डेफिनेट बन जाता है, दोनों पहचान जाते हैं किस नाउन की बात हो रही है। नेक्स्ट है टेक द थीफ टू द पुलिस स्टेशन। इस चोर को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर थीफ भी नाउन है और पुलिस स्टेशन भी नाउन है। थीफ से पहले भी द का यूज हुआ है और पुलिस स्टेशन से पहले भी द का यूज हुआ है। मान लीजिए आपने किसी चोर को पकड़ लिया, अब कोई एक व्यक्ति कहता है कि इस चोर को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। कौन से चोर को? जी हाँ, जिसको पकड़ रखा है। अब सुनने वाले जितने भी लोग हैं सबको पता है कौन सा चोर जिसको पकड़ा हुआ है, तो सिचुएशन से वो डेफिनेट हो गया। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुनने वाला और बोलने वाला सबकी नज़र में वो डेफिनेट हो चुका है, फिक्स हो चुका है, निश्चित बन चुका है, इसलिए हमने वहां पर द का यूज किया है। पुलिस स्टेशन भी अपने आप में डेफिनेट है क्योंकि हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन लगता है। ऐसा तो है नहीं कि एक एरिया में 5-7 पुलिस स्टेशन लगेंगे या 6-7 पुलिस स्टेशन लगेंगे। हर एरिया में एक ही पुलिस स्टेशन लगता है जो कि वहां फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसलिए पुलिस स्टेशन भी हमारे लिए क्या हो गया? डेफिनेट। इसलिए यहां भी द का प्रयोग सही है। नेक्स्ट है टर्न ऑन या टर्न ऑफ द टैप प्लीज। प्लीज नल को टर्न ऑन मतलब चालू कर देना, टर्न ऑफ बंद कर देना। नल को प्लीज चालू कर दें या फिर बंद कर दें। देखिए आप जिस व्यक्ति को बोल रहे हो, मान लो कोई व्यक्ति नल के पास खड़ा हुआ है और नल चल रहा है, उसमें से पानी बह रहा है, आपने दूर से आवाज लगाई कि प्लीज जरा नल को बंद कर दीजिएगा, तो अब वो अपने आप समझ गया कौन सा नल बंद करना है, क्योंकि सिचुएशन ने, परिस्थिति ने उसको ऑटोमेटिकली क्या बना दिया है? डेफिनेट बना दिया है। तो वहां भी क्या इस्तेमाल हो जाएगा? जी हाँ, वहां भी द का ही यूज होगा। टर्न ऑन या टर्न ऑफ द टैप प्लीज। इस तरह से नाउन जो है सिचुएशन से डेफिनेट बन जाते हैं और वहां फिर हम लोग बिना फ्रेज और बिना क्लास के भी द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि द का काम है डेफिनेट को दर्शाना। और वो डेफिनेट चाहे वो फ्रेज से बने, क्लास से बने या फिर सिचुएशन से बने, वहां हम द का ही यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।